नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड खबर A to Z में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि जरूरी है खबरों के पीछे की खबर को समझना, खबर के पीछे की खबर लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का न्यूज डिकोड। और न्यूज डिकोड की शुरुआत आई लव यू के साथ। जी हां, खबर राहुल गांधी के एक भाषण की जो उन्होंने न्यूयॉर्क में दिया है। राहुल गांधी का एक अलग अंदाज न्यूयॉर्क में देखने को मिला, आप भी हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। I love all of you. ये राहुल गांधी का नया अंदाज है जिसमें वो सम्मेलन में आए लोगों को आई लव यू कहते नजर आ रहे हैं। I love all of you. राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है। न्यूयॉर्क में अप्रवासी भारतीयों के एक सम्मेलन में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और अचानक भावनाओं में कुछ इस तरह बह गए। I love all of you. I love all of you. I love what you do. और इतना सुनते ही लोगों ने भी रिएक्ट करते हुए राहुल गांधी को आई लव यू कहा। जिसके बाद राहुल गांधी ने लोगों से सवाल पूछा। छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं। आपने बीजेपी के मीटिंग में कभी आई लव यू सुना है? कभी सुना है? कांग्रेस के लोग एक दूसरे बात करते हैं, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका में मोहब्बत की दुकान अभियान चला रहे हैं। नफरत के बाजार में राहुल गांधी का ये बयान वायरल हो रहा है और इस पर प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। राहुल गांधी जी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता है तो अपनी भड़ास जो है विदेश के अंदर में जाकर निकालते हैं। राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोलकर आई लव यू बोल रहे, पर उनके लव यू में दम नहीं है, इसीलिए सोनिया जी को बहू नहीं मिल रही और उन्हें बहुमत नहीं मिल रहा है। वहीं कांग्रेस राहुल के बचाव में नजर आ रही है। कुल मिलाकर राहुल का 10 दिनों का अमेरिका दौरा हर दिन सुर्खियों में बना रहता है। तो राहुल गांधी अपना मिशन मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अमेरिका जाकर अप्रवासी भारतीयों को भारी जनसभा में आई लव यू कहना आखिर क्या है राहुल गांधी की इलू इलू रणनीति? आइए इसे डिकोड करते हैं। तो राहुल गांधी और उनका थिंक टैंक ये सोच रहा है कि वो बीजेपी और आरएसएस की इमेज ऐसी बनाए कि वो संस्थाएं हैं जो समाज में नफरत फैलाती हैं। राहुल गांधी अप्रवासी भारतीयों के साथ देश के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि पीएम मोदी के राज में देश में वर्गों और धर्मों के बीच भरोसे की कमी आई है, समाज का बंटवारा हो गया है। अब रही बात राहुल की इलू इलू कार्ड की और मोहब्बत की दुकान अभियान की, तो जान लीजिए कि राहुल गांधी इस अभियान के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि वो और कांग्रेस समाज में शांति, सद्भाव और अमन चाहते हैं। वो समाज में प्रेम बांटना चाहते हैं। कांग्रेस का थिंक टैंक इलू इलू कार्ड के जरिए राहुल का मेकओवर करना चाह रहा है। मोदी के बरक्स राहुल की ऐसी छवि बनाने की कोशिश है कि मोदी एक वर्ग विशेष के विरोधी हैं और राहुल गांधी सभी जाति धर्म के लोगों को समान नजर से देखते हैं। कुल मिलाकर राहुल का मोहब्बत की दुकान अभियान साल 2024 में कांग्रेस के एजेंडे का संकेत देता है। और अब अगली खबर ओडिशा के बालासोर से, जहां अब हादसे के बाद ट्रकों की मरम्मत का काम खत्म हो चुका है। ट्रैक से ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। साथ ही ट्रेन हादसे पर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। खबर देखिए। मजदूरों की फौज, भारी भरकम मशीनरी और लगातार 51 घंटे की मशक्कत। तस्वीरें ओडिशा के बालासोर की है, जहां रविवार रात को हादसे वाले ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा हो गया है और ट्रैक से ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई। एक तरफ हादसे वाले ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ना शुरू कर चुकी हैं और दूसरी तरफ हादसे को लेकर राजनीति की रफ्तार भी तेज हो गई है। जो ट्रेन चल रही है ट्रैक पे वो ठीक से चलाइए। सिग्नल, रेलवे ट्रैक, ट्रैफिक सिग्नलिंग, उसके ऊपर काम करिए। वो वंदे भारत, अमुक भारत, तमुक भारत, ये तो उनका प्रचार है।
इसके साथ ही सोमवार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा, जिसमें हादसे की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई। यानी कांग्रेस के साथ विपक्ष रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतने लोगों की मौतें हुई हैं, सारे लोग इस बात की मांग कर रहे हैं, तमाम विपक्ष मांग कर रहा है। राहुल जी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि इतने बड़े हादसे के बाद रेल मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या इस्तीफा लेना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी रेल मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर मौन है। वो हादसे की जांच की बात कहते हुए विपक्ष पर हादसे पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इसकी पूरी जांच हो रही है और इस पर कांग्रेस पार्टी उन लाशों की तस्वीर ट्वीट कर रही है, दिखा रही है। ये लाशों पर राजनीति बंद कीजिए। ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन सच यही है कि बालासोर के हादसे ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है और हादसे की वजह देश भी जानना चाहता है। तो सवाल उठता है कि विपक्ष के आरोपों और मांग में आखिर कितना दम है। चलिए अब इसे डिकोड करते हैं। तो रेल हादसे के बाद नैतिक तौर पर इस्तीफा देने का हमारे देश में इतिहास मौजूद है। लाल बहादुर शास्त्री, माधवराव सिंधिया और नीतीश कुमार ने रेल हादसे के बाद इस्तीफा दे दिया था। लेकिन यह भी सच है कि 75 साल में ऐसा सिर्फ 3 ही बार हुआ है। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। वैसे वो इस्तीफा देंगे, इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। दरअसल हमारे देश में ट्रेन यातायात को और ज्यादा अपडेटेड और सुरक्षित करने की जरूरत है। कवच सिस्टम की कमी है और इस सिस्टम में एक ही ट्रैक में 2 ट्रेन अगर आती है तो इंजन खुद रुक जाते हैं। लेकिन ये सिस्टम बहुत ही कम ट्रेनों में है। एक तरफ हम बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन की कल्पना में डूबे हुए हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पास आज भी ट्रैक और जो ट्रेन है उन्हें अपग्रेड नहीं कर पाए हैं। सवाल उन करोड़ों लोगों के जीवन का भी है जो हर दिन भारतीय रेल से सफर करते हैं। सरकार को दीर्घकालिक योजना बनानी ही होगी। आगे बढ़ते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि सजा मिली है 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में। अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे। माफिया मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद है। अंसारी को आज वर्चुअली पेश किया गया और कोर्ट ने मुख्तार को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया। दमोह के स्कूल में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। स्कूल पहुंची जांच टीम ने पाया कि स्कूल में लड़कियों को हिजाब पहनाने के लिए दबाव बनाया जाता था और अब मामले में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। दमोह में गंगा जमुना स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहनाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। गंगा जमुना स्कूल की प्रिंसिपल और कई हिंदू टीचर्स ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। गंगा जमुना स्कूल की प्रिंसिपल खरे से अफसरा शेख बन गई है। इसके अलावा स्कूल संचालक के पास हजारों एकड़ जमीन होने की भी खबर सामने आई है, जिसे लेकर विदेशी फंडिंग की भी आशंका है। वहीं बाल संरक्षण आयोग की टीम ने स्कूल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जिसमें उन्हें कई सनसनीखेज जानकारी हाथ लगी। मुख्य बात दिखी थी कि सारे बच्चों को फर्स्ट क्लास से जहाँ तक उनकी क्लासेस चलती हैं, एक उर्दू सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट था। पहले वो अरेबिक सब्जेक्ट पढ़ाते थे, अभी पिछले 3 साल से उन्होंने बताया कि उर्दू, उनके लिटरेचर में भी काफ़ी सारी उर्दू की बुक्स मिली हैं। वहाँ जो गेट पे गेटमैन था, एक गुड्डा खान का नाम आया है, वो कहता था आप हिजाब लगाओ। मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई के साथ लव जिहाद वाली मानसिकता को लेकर कार्रवाई की बात कही है। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि स्कूल देव स्थान माना जाता है, लेकिन ये वहाँ भी कुकृत्य कर रहे हैं। जिसको मैं कहता हूँ कि दमोह के अंदर ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का इन्हें अवसर कैसे मिला। हमारी उन बहनों को लव जिहाद में फंसाकर स्कूल प्रबंधन के द्वारा धर्मांतरित किया गया। जहाँ शिक्षा का क्षेत्र एक देव स्थान माना जाता है, वहाँ पर ये कुकृत्य कर रहे हैं, अपनी विषैली मानसिकताएं फैला रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को धिक्कारती हूँ। धर्मांतरण को लेकर सीएम शिवराज ने भी कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन जांच टीम ने ये खुलासा किया है कि स्कूल में बच्चों की मानसिकता बदलने की भी कोशिश हो रही थी, जो कि चौंकाती है। तो अभी खबर देखकर चौंके होंगे
चौंकना चाहिए भी, तो कुछ सवाल हैं जिन्हें अब हम डिकोड करेंगे। बीजेपी में बीच के कुछ 2.5-3 साल छोड़ दे तो करीब 18 साल से बीजेपी की सरकार है और दमोह बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में सालों से एक स्कूल प्रबंधन धर्मांतरण का गोरख धंधा कर रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक शायद नौकरी के लालच या फिर डर के कारण अपना धर्म बदलने को मजबूर होते रहे और खुफिया तंत्र को पता ही नहीं चला। ये बेहद अफसोसनाक है। गैर मुस्लिम छात्राओं पर हिजाब पहनने का सालों तक दबाव बनाया जाता रहा और लोग स्कूल संचालक की दबंगई के आगे खामोश रहे। ये भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे अहम बात, सिर्फ स्कूल के भरोसे धर्मांतरण का इतना बड़ा रैकेट नहीं चलाया जा सकता। अब सरकार को पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। फौरन फंडिंग की भी जांच होनी चाहिए। पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। और बात करते हैं कांकेर से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर की। तो कांकेर के अनाथालय में मासूम बच्चियों के साथ मारपीट करने वाली प्रोग्राम मैनेजर सीमा द्विवेदी पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा मामले में तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया। बच्ची के साथ मारपीट की खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब अनाथालय का संचालन कर रहे NGO को हटा दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने इस अनाथालय का जिम्मा संभाल लिया है। बता दें कि अनाथालय का CCTV फुटेज सामने आया था, जिसमें महिला प्रोग्राम मैनेजर सीमा द्विवेदी 2 मासूमों के साथ हैवानियत की इंतहा पार करती नजर आई। तो इस खबर और CCTV फुटेज को देखकर जाहिर सी बात है आप परेशान जरूर हुए होंगे। हम भी परेशान हुए थे और हमने अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए कांकेर और दमोह दोनों ही खबरों को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका परिणाम भी निकला। IBC 24 अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता समझता है। बहरहाल अब कांकेर के अनाथ आश्रम में हुई इस घटना को आइए डिकोड करते हैं। तो एक अनाथ आश्रम होता है जो कि सरकारी फंड से चलता है और आश्रम चलाने वाली संस्था खुद को NGO बताती है, लेकिन जो व्यवहार अनाथ बच्चों के साथ किया गया वो बताता है कि इस संस्था पर हमेशा के लिए बैन लग जाना चाहिए। मासूम बच्चों पर जैसा अत्याचार देखने को मिला वो माफी योग्य बिल्कुल भी नहीं है। और एक दूसरा पक्ष ये भी है कि अनाथ आश्रम में मासूमों पर ऐसे अत्याचार सालों से होता आ रहा है और सरकारी तंत्र को पता तक नहीं चला। ऐसे मासूमों पर अत्याचार हो रहा था जिनका दुनिया में कोई भी नहीं है, जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। इसके साथ दूसरे सामाजिक संगठनों और आसपास के नागरिकों की भी सामाजिक जिम्मेदारी पर आज सवाल खड़े हुए हैं कि वो अनाथ आश्रम के बारे में जरा भी ध्यान आखिर क्यों नहीं दे पाए। खैर, अब जब मामला सामने आ गया है तो सबक लेना चाहिए। राज्य के दूसरे अनाथ आश्रमों की भी जांच होनी चाहिए। और अब खबर राजधानी रायपुर से, जहां सोमवार को बीजेपी में 300 से ज्यादा लोग शामिल हो गए। ये लोग गरियाबंद क्षेत्र के हैं, जिसमें बड़ी तादाद आदिवासी समाज के लोगों की है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का अंग वस्त्र पहनने के लिए कतार से आते लोगों को देखिए। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कतार से आ रहे हर व्यक्ति को बीजेपी की सदस्यता का कार्ड देते हैं। इसके बाद उन्हें पूर्व CM रमन सिंह बीजेपी का अंग वस्त्र पहनाते हैं। तस्वीरें रायपुर की है, जहां सोमवार को बड़ी संख्या में गरियाबंद के 300 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी का दामन थामने वालों में गोंडवाना महासभा और सर्व आदिवासी समाज के युवा चेहरे भी थे। भारतीय जनता के पार्टी के संगठन विचारों पे हम काम करने आ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम अभी टिकट की ओर नहीं, इस संगठन को ऊपर तक जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के विचारों और नीति के साथ काम करेंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव काफी उत्साहित नजर आए, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर तंज कसा है। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि जो प्रवेश के दावे कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई होगी, मुझे नहीं लगता। कई बार तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही प्रवेश करा के प्रवेश कराने का दावा करते हैं। ये तो हुई राजनीतिक बयानबाजी, लेकिन हकीकत ये है कि चुनाव के पहले बीजेपी का आक्रामक सदस्यता अभियान जारी है, जो कांग्रेस के लिए चिंता का सबब हो सकता है।
तो बीजेपी में एक तरह से सदस्यता लेने वालों के आज सुनामी से आ गई। इसके मायने क्या है, आइए इसे डिकोड करते हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी महीनों से जिस तरह आदिवासी समाज और दूसरे वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी, अब उसके परिणाम सामने आने लगे। एक साथ 300 से ज्यादा लोगों की सदस्यता लेने का साफ मतलब है कि बीजेपी ने ग्रास रूट लेवल पर जाकर मेहनत की है। बीते दिनों कुछ नामी लोगों ने भी बीजेपी की सदस्यता ली थी। बीजेपी का सदस्यता अभियान चुनाव के आने के पहले और अब ये जोर पकड़ सकता है। ये कांग्रेस के लिए अलार्मिंग बेल भी है। राजनीति में अपने विरोधी को कमजोर समझना किसी के लिए भी बड़ी भूल साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी की अंदरूनी कलह को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक्शन मोड में नजर आए। रिपोर्ट देखिए सागर से। सागर के बीजेपी नेताओं में चल रही खींचतान पर सीएम शिवराज सख्त हो गए हैं और सीएम शिवराज ने सागर के बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह को तलब किया। 40 मिनट की बैठक में सीएम ने साफ साफ कह दिया है कि चुनाव जीतना है तो आपसी मनमुटाव और झगड़ा भूलना होगा। बताया जा रहा है कि सीएम की क्लास के बाद तीनों नेताओं ने 10 मिनट तक आपस में भी बात की। आपको बता दें, पिछले हफ्ते गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह, शैलेंद्र सिंह, प्रदीप लारिया और गौरव सिरोठिया ने सीएम से भूपेंद्र सिंह की शिकायत की थी। हालांकि मीटिंग को लेकर बीजेपी सफाई दे रही है, वहीं कांग्रेस ने तंज कसा है। सागर जिले के तीनों मंत्री एक साथ मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर विकास पर चर्चा करें तो निश्चित तौर पर वो सागर के हित में चर्चा होगी। ये भारतीय जनता पार्टी में सिरट फुटबल तो इतना चरम पर है कि शिवराज, महाराज, नाराज 3 गुटों में भाजपा बढ़ चुकी है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी में गुटबाजी नई बात नहीं है, लेकिन सीएम नहीं चाहते कि आगामी चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट का नुकसान हो। यानी सीएम शिवराज सिंह चौहान को खुद तीनों मंत्रियों के बीच हस्तक्षेप करना पड़ा। क्यों और आगे क्या संभावना है, आइए अब इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इस घटना से साफ होता है कि बीजेपी में गुटबाजी पर अब तक लगाम नहीं लग पाई है। नेताओं के बीच निजी हितों से टकराव के कारण अब मनमुटाव भी हो रहा है और इसका नुकसान पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हर नेता का एक समर्थक वर्ग होता है जिनमें ग्राउंड लेवल पर एकता नहीं बन पाती। प्रतिद्वंदी नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं और यहाँ तक भीतर ही भीतर एक दूसरे के खिलाफ प्रचार भी करते हैं। सीएम शिवराज को जरूर सागर से तीनों ही मंत्रियों के बारे में रिपोर्ट मिली होगी, जिसके बाद सीएम शिवराज ने हस्तक्षेप किया है। पर $100 मिलियन का सवाल ये है कि क्या अब इन तीनों ही नेताओं के बीच वैसा तालमेल बन पाएगा जैसा बनना चाहिए। और अब खबर पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से जुड़ी हुई, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एक शख्स बाजवा को अपमानित कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। नीली टी शर्ट, हाथों में घड़ी, नीले जूते और सिर पर चश्मा, ये पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा है, जो इन दिनों फ्रांस के एनएससी में अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। आप वीडियो में बाजवा की पत्नी को भी उनके साथ देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स जो अफगानिस्तान का लगता है, वो बाजवा को अफगानिस्तान में जिहाद के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है और पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ को बिना किसी डर के गंदी गालियां भी दे रहा है। तो अफगानिस्तान में जिहाद करेगी यार, मैं नहीं हूं यार, आर्मी चीफ नहीं हो गई। कुनी बाजवा। बहरहाल एक अनजान शख्स बाजवा को अपमानित करता है और बाजवा बिल्कुल शांत नजर आते हैं। वो अपना आपा नहीं खोते, बल्कि कहते हैं वो अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं है। बाजवा उस शख्स को सलाह देते हैं कि उसे पुलिस को बुला लेना चाहिए। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ उठकर चले जाते हैं। कुल मिलाकर एक तरफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लोग और इमरान खान बाजवा की लानत मलानत कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ को विदेश में सुकून नहीं है। बुलाओ पुलिस को बुलाओ। तो न्यूज डिकोड खबरों का महाबुलेटिन तो है ही, साथ ही आपको करंट अफेयर्स से भरा हुआ एक ऐसा शो भी हम दिखाते हैं जो आपको रखता है दूसरों से आगे। और आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।